काली बांझ बहू की बुआ सास लाई गोरी सौतन। अंकित अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर रो रहा होता है, तभी उसकी बुआ उसे अपने से गले लगाकर कहती है, अंकित बेटा, रोने की जरूरत नहीं है, ये तो जिंदगी का दस्तूर है, जो आता है उसे जाना तो पड़ता ही है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी माँ चली गई तो क्या हुआ, मैं तेरी बुआ तेरी माँ से कम हूँ क्या। अंकित अपनी बुआ के गले लगकर रोने लगता है। अपनी माँ के जाने के बाद उसकी जिंदगी में उसकी माँ का स्थान उसकी बुआ ही ले लेती है। देखते ही देखते अंकित शादी के लायक हो जाता है, जिसके चलते उसके पिता दामोदर उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। मेरे बेटे की शादी हो जाए तो उसका गम थोड़ा हल्का हो जाएगा, उसके सुख और दुख बांटने वाली आ जाएगी और इस घर को संभालने वाली भी। सही कहा भैया आपने, जब से निर्मला भाभी भगवान को प्यारी हुई हैं, तब से ये घर सूना सूना लगता है। दामोदर और बबली दोनों ही अंकित के लिए लड़की ढूंढते रहते हैं। कुछ समय बाद दामोदर को एक कॉल आता है। अरे क्या बात है दामोदर भैया, तू तो हमका बहुत ही जल्दी भूल गवा। अरे हरिया, अरे तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे भाई, तुझसे इतने दिनों बाद बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बुड़बक का नाती, तू हर बचपन के पक्के दोस्त को तू गांव छोड़ आया और एक बार भी याद न किया। अरे हरिया, तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम्हारी याद तो मुझे आज भी आती है। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसे हो और मुझसे मिलने शहर कब आ रहे हो? अरे आ तो जाता, लेकिन क्या बताए भैया, हमरी बिटिया अकेली पड़ जावत है। हमरे कहीं आने जाने के कारण से बिन माँ की बच्ची है और आज का जमाना तन को भी भरोसे लायक नहीं है। अरे तो चिंता क्यों करता है? एक काम कर, अपनी बिटिया को साथ में हमारे घर ले आओ और कुछ समय के लिए यहाँ रुक जाना। हाँ, और सुन, गांव की हरी भरी खटाई लाना मत भूलना। दामोदर ऐसा कहकर हरिया का फोन काट देता है। कुछ ही दिनों बाद हरिया अपनी बेटी रूपा को अपने साथ दामोदर के घर ले आता है। रूपा और हरिया का आना बबली को जरा भी पसंद नहीं आता। अरे भैया, आपने इन गवारों को हमारे घर में क्यों बुलाया है? अरे बबली, हरिया मेरा बचपन का दोस्त है और रूपा आपकी बेटी है। मैं कुछ दिन इनके साथ गुजारना चाहता था, इसलिए बुलाया है। और फिर रूपा मुझे अपने बेटे अंकित के लिए भी पसंद आई है। रूपा रंग में काली थी, लेकिन वो बहुत समझदार और घर की सभी जिम्मेदारियों को समझने लायक लड़की थी। उसके रंग को देखकर रूपा अपने भाई से कहती है, नहीं भैया नहीं, हम अपने अंकित के लिए कोई सुंदर और गोरी लड़की लेकर आएंगे। ये काली कलूटी लड़की हमारे अंकित के साथ अच्छी नहीं लगेगी। दामोदर बबली की एक नहीं सुनता। कुछ दिनों बाद वह हरिया की बेटी से अपने बेटे की शादी करवा देता है, जिसके बाद रूपा घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। देखते ही देखते शादी के 4 साल हो जाते हैं, लेकिन रूपा को कोई संतान नहीं होती। हमने तो कहा था भैया, मत करवाओ इस काली कलूटी से अपने बेटे की शादी। अब देख रहे हो ना, इस घर को अभी तक एक वारिस तक नहीं मिला है। शादी के 4 साल गुजर गए हैं, लेकिन मजाल है कि एक पत्ता भी हिला हो। ये तो कुदरत की देन है, इसमें भला कोई क्या कर सकता है। जब हमारे नसीब में कुछ होगा तो हमें मिल जाएगा। दामोदर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अंकित अपनी पत्नी रूपा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और उसका चेकअप करवाता है। डॉक्टर साहब, आप इतने खामोश क्यों हैं? जो भी बात है आप मुझसे सच सच बता दीजिए। सच्चाई तो यह है कि मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रूपा कभी भी माँ नहीं बन सकती। बचपन में हुए किसी हादसे की वजह से उसके गर्भ में चोट लगी थी, जिस कारण वो बच्चे को कभी जन्म नहीं दे सकती। ये सुनते ही रूपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। संभालो खुद को रूपा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन तुम्हें इस प्रकार रोने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अंकित ऐसा कहकर रूपा को अपने साथ घर पर ले आता है, जहाँ वो ये सारी बातें बबली को बता देता है, जिसके चलते बबली गुस्से में रूपा को ताने कसने लगती है। बस यही दिन देखने के लिए रह गया था। अरे इस बांझ को मैंने पहले ही इनकार कर दिया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरी एक बात नहीं सुनी। माँ जी, बांझ कहकर मेरी बेइज्जती मत कीजिए, ये तो ऊपर वाले की देन है। अगर मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अपना मुंह बंद कर लो अम्मा, तेरी वजह से इस घर को 4 साल से कोई वंश नहीं मिला है, लेकिन अब देख, तेरी बुआ सास इस घर में तेरी ही सौतन लेकर आएगी, और वो भी तुझसे बहुत सुंदर। बबली ऐसा कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अंकित रूपा के आंसू पोंछते हुए कहता है, रोना बंद करो रूपा, बुआ भी गुस्से में है। जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो सब कुछ भूल जाएंगी।
अंकित ऐसा कहकर रूपा को समझा तो देता है, लेकिन बबली अपनी हरकत से बाज नहीं आती। अपने ही रिश्तेदार में से किसी की लड़की को अपने घर पर बुला लेती है। आओ मेघा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें इस घर में क्यों बुलाया है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि मुझे इस घर में क्यों बुलाया है। आप चिंता मत कीजिए, हाँ आपका काम हो जाएगा। मेघा पहले दिन से ही अंकित के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। मेघा बहुत खूबसूरत थी, जिसके चलते अंकित उसकी तरफ खींचा चला जाता है। देखते ही देखते अंकित को मेघा से प्यार भी हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर अंकित की बुआ एक दिन उससे कहती है, देखो बेटा, मेरी बात मानो और मेघा से शादी कर लो। कम से कम तुम्हें इस घर में एक वंश तो मिल ही जाएगा। अंकित को मेघा पसंद तो होती है, जिसके चलते वो शादी के लिए हाँ कर देता है। बबली जल्द से जल्द अंकित की शादी मेघा से करवा देती है। अपने ही घर में अपनी आंखों के सामने अपनी गोरी सौतन को देख रूपा से बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। मेरे होते हुए आप मेरी सौतन ले आए इस घर में। अगर तुम बांझ ना होती तो ऐसा कभी ना होता। अंकित का ये जवाब सुनकर रूपा रह जाती है, लेकिन जैसा बबली और अंकित ने सोचा वैसा हुआ नहीं। मेघा शादी होते ही मॉडलिंग लाइन में घुस जाती है और अपने आप को अच्छे से मेंटेन करना शुरू कर देती है, जिसके चलते वो अंकित को अपने करीब नहीं आने देती। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की ताकि तुम मुझसे दर्जन भर बच्चे पैदा करवा सको? अरे मैं एक मॉडल हूँ, मॉडल। मैं तुम्हारे चलते अपना पूरा फिगर खराब नहीं होने दूंगी। मेघा को अपनी मॉडलिंग के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं अंकित और बबली को धीरे धीरे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें दूसरी शादी करने के लिए उकसाया था। गलती तो मेरी भी है, मैंने साक्षात देवी जैसी पत्नी को छोड़कर मेघा से शादी कर ली। अंकित और बबली दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें मेघा और रूपा के लड़ने की आवाज आती है। मैं तुझे चोरी नहीं करने दूंगी, इस बैग को छोड़ दे और मुझे जाने दे। उन दोनों की लड़ाई देखकर बबली और अंकित रूपा से लड़ाई की वजह पूछते हैं, जिसके चलते रूपा मेघा की सारी सच्चाई बता देती है। ये एक चोर है और आपका सारा पैसा चुराकर भागने वाली थी। रूपा के कहते ही अंकित मेघा को एक रस्सी से बांध देता है और फौरन पुलिस को फोन कर देता है, जिसके बाद पुलिस मेघा को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद अंकित अपनी बुआ के साथ रूपा से माफी मांगने ही वाला होता है कि तभी अचानक से रूपा बेहोश हो जाती है और वो दोनों फौरन ही रूपा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अरे मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हो, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। लेकिन रूपा तो कभी भी मां नहीं बनने वाली थी। ये तो ऊपर बैठे भगवान की लीला है, वो जो चाहता है वही होता है। बबली और अंकित इस बात से बहुत खुश होते हैं। अब बबली खुद अपनी काली बहू की सेवा करती है। इसके चलते पूरे 9 महीने बाद रूपा एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद उनके घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं। अब बबली के लिए रूप के काला रंग कोई मायने नहीं रहता। वह उसे एक बहू का दर्जा देती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे तुम चारों ने अभी तक अपनी सहेली को अच्छे से तैयार ही नहीं किया। देखो तो सही, हमने तैयार कर दिया है आंटी जी। आपकी लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है आज के दिन। अरे आज तो सुंदर दिखना पड़ेगा ही, इतना सुंदर लड़का हमारी प्यारी सहेली विनीता को अपने साथ अपने घर जो ले जाएगा। बस करो तुम, जब से आई हो तब से मजाक पर मजाक कर रही हो। अब अपना मजाक बचा कर रखो, तुम्हारे जीजा जी आएंगे तो उनके साथ करना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आने तो दो हमारे जीजा को, उन्हें आने के बाद हम अच्छे से बताएंगे। और फिर जूते चुराई की रस्म भी तो हम ही करेंगे। कुछ ही देर में विनीता की बारात आ जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और ढोल के सामने नाच रहे होते हैं। जिसके बाद विक्रम मंडप में पहुंच जाता है। जजमान अपने जूते निकाल कर बैठ जाइए। पंडित के कहने पर वो अपने जूते भी निकाल देता है। तभी विनीता की सहेलियां मौका देखते ही विक्रम के जूते चुरा कर भाग जाती हैं। कुछ देर बाद विनीता की चारों सहेलियां उसे मंडप में लेकर आती हैं, जिसके बाद पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षय मंगलाय तनोहरि। थोड़ी देर बाद शादी संपन्न हो जाती है, जिसके बाद विनीता की चारों सहेलियां अपने जीजा विक्रम को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इतनी सुंदर सुंदर सालियां देखकर विक्रम भी उनका आनंद लेने लगता है। अब तुम चारों इतनी सुंदर हो कि मैं क्या बताऊं। लो, जितने पैसे तुम्हें जूते चुराई की रस्म में चाहिए उतने ले लो। अरे वाह, आप तो हमारे ऊपर बड़े ही मेहरबान हो रहे हो। आपके जैसा जीजा तो सभी के होने चाहिए।
अब आप हमारी सहेली को हमेशा खुश रखना। विनीता का नाम लेते ही विक्रम का मुंह अजीब सा हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी काली पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचता है, मेरी पत्नी जितनी काली है उतनी ही सुंदर और गोरी उसकी चारों सहेली। ना चाहते हुए भी विक्रम को अपनी पत्नी विनीता को अपने साथ अपने घर लेकर आना पड़ता है, जहां विक्रम की मां कौशल्या उनका गृह प्रवेश करती है। लगता है बहू शादी के चलते तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कौशल्या विनीता को कमरे में ले आती है। किसी भी चीज की जरूरत पड़े बहू तो बेझिझक कह देना और इस घर को हमेशा अपना ही समझना। अभी तक तो विनीता के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही विक्रम कमरे में आता है तो वो थोड़ा गुस्से में होता है। उसे देखते ही विनीता उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप कुछ गुस्से में नजर आ रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ, बस यही हुआ है कि मेरे कमरे पर किसी काली चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया है। ऐसा कहकर विक्रम एक तकिया और चादर उठाकर बाहर सोने चला जाता है, जिसके बाद विनीता सब समझ जाती है और अपने रंग पर रोने लगती है। रंग काला है, इसी वजह से मेरे पति मुझे पसंद नहीं करते। काश मेरा रंग गोरा होता तो ये सब ना होता। उन्होंने मुझे एक चुड़ैल कहा है। भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? विनीता को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, विनीता समय से उठकर घर की पूजा पाठ करती है और सभी के लिए नाश्ता भी बनाती है। नाश्ते की टेबल पर विक्रम विनीता से बहुत अच्छे से बात करने लगता है। अरे विनीता, जरा रोटी इधर देना, बहुत जोरों से भूख लगी है। कल से मैंने कुछ सही से खाया भी नहीं। इतना प्यार से बात करते हुए देख विनीता बहुत खुश होती है और तुरंत रोटियां विक्रम को दे देती है। पूरा परिवार भलीभांति नाश्ता अच्छे से करता है, जिसके बाद सब लोग नाश्ता करके अपने कमरे में चले जाते हैं। विक्रम भी ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए कमरे में आ जाता है। अजी, मैंने पहले ही आपके लिए कपड़े निकाल रखे हैं, ये लीजिए, आप इन्हें पहनकर चले जाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे आपके ऊपर। विनीता के कहे पर विक्रम उन कपड़ों को पहनना शुरू कर देता है, जिसके चलते वो विनीता से कहता है, अच्छा विनीता, तुम्हारी 4 सहेलियां हैं ना, तुम उनके बहुत ज्यादा करीब हो। हाँ, आपने सही कहा, वो तो मेरी बचपन की सहेलियां हैं। वो मेरा हमेशा ख्याल रखती हैं और हमेशा मैं उनके साथ खुश रहती हूँ। तो तुम एक काम करो ना, अपनी सहेलियों को कुछ महीनों के लिए अपने घर पर ही बुला लो, इससे तुम्हारा भी यहाँ मन लग जाएगा। जब से देखा है तुम यहाँ गुमसुम सी रहती हो। क्या सच में मैं अपनी सहेलियों को यहाँ बुला सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम उन्हें बुलाओ, यहाँ रहने का उनका बंदोबस्त मैं करूंगा। विक्रम के कहने पर विनीता अपनी चारों सहेलियों को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलने लगता है, लेकिन 1-2 दिन बाद विक्रम विनीता की चारों सहेलियों पर बारी बारी से लाइन मारने लगता है। पायल, तुम यहाँ अकेले रसोई में खाना क्यों बना रही हो? बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब गार्डन में है, मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। आपको खाना है तो बताइए। तुम्हारे गोरे गोरे हाथों का खाना भला मैं नहीं खाऊंगा तो कौन खाएगा? लाओ, अपने हाथों से ही खिला दो। विक्रम के कहने पर पायल उसे अपने हाथों से खाना खिला देती है। उसके बाद पारुल एक दिन घर में अकेले साफ सफाई कर रही होती है। पारुल, तुम साफ सफाई क्यों कर रही हो? ये साफ सफाई तो मेरी पत्नी भी कर लेगी। तुम अपनी इस गोरी त्वचा को खराब मत करो, ये काम छोड़ो, ये काम तुम्हारे करने का नहीं है। आप तो बहुत हम्बल हो, हमारी सहेली तो आपको पाकर बहुत खुशनसीब हो गई है। विक्रम पारुल को भी पटा लेता है। ऐसे ही वो एक एक करके चारों को किसी न किसी बहाने से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसके चलते विनीता की चारों सहेलियों को विक्रम से थोड़ा थोड़ा प्यार होना शुरू हो जाता है। वो रोजाना एक के बाद एक विनीता की सहेली को चोरी छुपे डेट पर ले जाना शुरू कर देता है। जब मुझे एक के साथ 4 फ्री मिली है तो क्यों ना इनका फायदा उठाऊं? विक्रम अपनी पत्नी के साथ साथ उन चारों को भी चीट करने लगता है। एक दिन वो चारों रात के समय विक्रम की फोन में फोटो देखकर अपने मन ही मन में खुश हो रही थी। तभी पारुल की नजर पायल के फोन पर पड़ जाती है। पारुल, तू विक्रम जी की फोटो क्यों देख रही है? वो बस ऐसे ही। तभी रूबी की नजर सेजल के फोन पर पड़ जाती है। विक्रम और तुम्हारी एक साथ फोटो कैसे हो सकती है? ये तो कोई रेस्टोरेंट लग रहा है। सच सामने आते ही सेजल कहती है, विक्रम जी और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन विक्रम जी तो मुझे डेट कर रहे हैं। तुम दोनों पागल हो, विक्रम तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। तभी पायल पारुल के मुंह पर एक चांटा मारती है।
विक्रम जी तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। तभी वहाँ विक्रम आ जाता है, जिसके चलते वो चारों विक्रम के पीछे पड़ जाती हैं। तुम मेरे हो ना, मुझसे प्यार करते हो? नहीं, आप मेरे हो, आप मुझसे प्यार करते हो। विक्रम जी कह दो कि ये दोनों झूठ बोल रही हैं, आप तो मुझसे प्यार करते हो। नहीं नहीं, आप किसी के नहीं हो सकते, आप सिर्फ मेरे हो। तभी ये सब कमरे के बाहर विनीता देख लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कमरे के अंदर आकर अपने पति और अपनी चारों सहेलियों से कहती है, इसका मतलब यही वजह थी कि आपने मेरी चारों सहेलियों को इस घर में बुलाया। आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है, आपको तो सिर्फ मेरी गोरी और सुंदर सहेलियों से मतलब था। और सबसे बड़ी लानत तो मुझे अपनी सहेलियों पर आती है, जो मेरे ही घर में आकर मेरी ही सौतन बन गई। तुम चारों को जरा भी शर्म नहीं आई? विनीता की बातें सुनते ही उन चारों की मुंडियां नीचे हो जाती हैं और वो पछताते हुए कहने लगती हैं, विनीता, हम चारों को अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी सौतन नहीं बनना चाहती, ये तो विक्रम जी ने ही हम चारों को फंसाया है। तभी वहाँ कौशल्या आ जाती है। अरे बेटा, मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तूने मेरी बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म किया? कमियां आपकी परवरिश में नहीं बल्कि लड़की में रह गई। आपको मेरे लिए कोई सुंदर लड़की नहीं मिली जो गोरी हो। सुंदरता सिर्फ दिखावा होता है, असली जीवन साथी सिर्फ वही होता है जो हमेशा तुम्हारे साथ चले। यही सोचकर मैंने विनीता की शादी तुमसे करवाई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, इसलिए मैं विनीता को वापस इसके घर भेज देती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर विक्रम को भी अपनी गलती का पछतावा होता है। वो विनीता के साथ साथ उसकी चारों सहेलियों का दिल तोड़ने के लिए उनसे भी माफी मांगता है, जिसके बाद विनीता अपनी चारों सहेलियों को वापस अपने घर भेज देती है और अपने पति के साथ वापस खुशी खुशी खाने लगती है।